हेलो एवरीवन। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो 3 लेक्चर थे अपने कार्बोक्सिलिक एसिड से, उसमें उसका जनरल इंट्रोडक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो कंसल्ट किए। उसके बाद में अपने नेक्स्ट अप टू दो वीडियोज देखे, लेक्चर देखे। उसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधियों के बारे में डिस्कस चल रहा था और फिजिकल प्रॉपर्टीज अपनी शुरू थी। उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट अप टू अगला हिस्सा है वो है क्वथनांक से रिलेटेड, जो काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो क्वथनांक की बात की जाए तो समझने वाला टॉपिक है। ध्यान दे, इसके अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो भी बताऊंगा, जहां से आपको इजीली आप पहचान सकते हो कि किसका क्वथनांक ज्यादा होगा और किसका क्वथनांक कम होगा। ठीक है, तो क्वथनांक के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले जनरल पॉइंट बात करें तो एल्कोनिक जो अम्ल होते हैं, एल्कोनिक जो जितने भी अम्ल हैं उनके क्वथनांक जो है वो उच्चतर होते हैं। उनके क्वथनांक का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। अभी लिखे नहीं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेंगे तो जैसे जैसे अणुभार में वृद्धि होती जाएगी, कॉमन फैक्टर है ये कि जैसे जैसे अणुभार में वृद्धि होती है वैसे वैसे क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि होती जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल एक फैक्टर है कि अणुभार में वृद्धि के साथ साथ जो है वो एल्केनोइक अम्लों के क्वथनांक में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। अब कंपैरिजन करवाया जाए, बात कंपैरिजन की होती है। जैसे मान लो कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना आपसे कहा कि ईथर से कीजिए या एल्केनों से कीजिए, एल्कोहलों से कीजिए, संगत एल्डिहाइड या कीटोनों से कीजिए। अगर ऐसे कंपैरिजन करवाया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर अपने को छांटना होता है कि किसका क्वथनांक ज्यादा होता है और किसका क्वथनांक कम होता है। ठीक है, तो इसमें एक फैक्टर, ये चीज अपने को एक कॉमन चीज ये देखनी है कि जिससे भी वो तुलना करवा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो एल्केनोइक अम्ल ले लिया, कोई भी एक एल्केनोइक अम्ल है। जैसे मैंने मान लिया कि CH3COOH है, CH3COOH है। आपको ये कहता है कि CH3COOH और ब्यूटेन, जैसे ले लिया ब्यूटेन, एक एल्केन ले लिया CH3 CH2 और CH3। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी हो गया और एक एल्केन ले लिया। अब ये कहता है कि इन दोनों में से किसका क्वथनांक ज्यादा है। तो ये देखो इसके अंदर कि क्या इसका अणुभार, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणुभार एल्केन के अणुभार के समान है। ठीक है, कॉमन चीज क्या देखनी है आपको? समान अणुभार। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके अंदर अणुभार क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर इन दोनों का अणुभार समान आ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर किसका क्वथनांक ज्यादा होगा, ये चीज अपने को नोट करनी है। यानी समान अणुभार की स्थिति के अंदर, असमान नहीं होना चाहिए, समान अणुभार की स्थिति के अंदर इन दोनों में से किसका क्वथनांक ज्यादा होगा। तो समान जब भी अणुभार हो तो समान अणुभार वाली कोई भी स्पीसीज हो उसकी तुलना अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल से होती है तो उस स्थिति के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। कब? समान अणुभार, अणुभार समान होना चाहिए। अणुभार समान है तो आप इसकी तुलना किसी से भी करवा रहे हो तो इसके क्वथनांक में क्या होगी? हमेशा वृद्धि होगी। इसका क्वथनांक हमेशा अधिकता लिए हुए होगा, इसका क्वथनांक ज्यादा होगा। ये एक पहचानने की पहली कंडीशन है, चाहे वो आपका एल्केन हो, एल्कोहल हो, ईथर हो, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड हो या कीटोन, XYZ कोई भी दिया हुआ हो। ठीक है, तो पहले यहां तक का हिस्सा लिखते हैं। जो मैंने अभी तक यहां तक जो समझाया पहले उस पॉइंट को लिखेंगे, उसके बाद में कंटिन्यू क्वथनांक के निगे के हिस्से में चलेंगे। इसका आगे भी और भी हिस्सा है जहां से क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो ये होता है कि एल्केन दे दिया आपको, एल्कोहल दे दिया, एल्डिहाइड दे दिया, कीटोन दे दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल दे दिया, तो इनमें सबसे ज्यादा क्वथनांक किस प्रॉपर्टीज का है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्वथनांक में। पहला पॉइंट लिखो, अणुभार में वृद्धि होने के साथ साथ, अणुभार में वृद्धि होने के साथ साथ एल्केनोइक अम्लों के क्वथनांक, एल्केनोइक अम्लों के क्वथनांक में वृद्धि होती जाती है, में वृद्धि होती जाती है। सेकंड पॉइंट, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन, समान अणुभार वाले एल्केन, कॉमा एल्कोहल, कॉमा ईथर से अधिक होते हैं, से अधिक होते हैं।
जैसे इसमें समान अनुभार के नीचे अंडरलाइन करना, इस यानी विशेष प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, अनुभार क्या होना चाहिए, इनका समान होना चाहिए। ठीक है, समान अनुभार के नीचे अंडरलाइन करना। ये कंडीशन कब लागू होगी, जब अनुभार क्या होगा, समान होगा, यहीं से पहचाना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहां मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड ले लिया CH3 CH2 CH2 OH, और एक ले लिया CH3 COOH। ये तो है अपना ब्यूटेन। ये क्या है, एक एल्केन, जो भी मैंने बोले। ये क्या हो गया आपका प्रोपेनॉल। ये क्या है आपका, एक OH समूह दिया हुआ है, एल्कोहल। ये है एल्कोहल। और ये क्या है मेरे पास, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी एसिटिक अम्ल। ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक, जो अपन डिस्कस कर ही रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये दिए हुए हैं। अब इनके अनुभार की बात की जाए, अगर अनुभार की बात की जाए तो इसका अनुभार देखें तो अनुभार निकालना आना चाहिए। A कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे अपने पास 4 कार्बन दिए हुए हैं। जैसे ब्यूटेन का निकालें तो इसका कितना हो गया 48, 48 बार 4 48, जैसे रफली ले लिया 48 हो गई। फिर 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 3 10। ठीक है, कितना हो गया इसका 3 और 3 6, 6 4 10। ये कितना हो गया 58। अप्रोक्सीमेट जो है वो इसके लगभग पहुंची 58। उसके बाद में बात करें प्रोपेनॉल की बात करें तो देखो इसमें 12 12 24 12 36। उसके बाद में 3 और 2 5, 2 7 और 1 8, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 6 6 12 12 8, 12 और 8 20, 3 2 5 और 1 6। इसका हो गया लगभग 60। इसका 60 है, इसका 58 58 है। नेक्स्ट वन अगले बात करें, जैसे एसिटिक अम्ल की बात करें तो कार्बन 2 हो गए, तो 2 के तो कितना हो गया 24, 1 का 12 होता है तो 2 के 24, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन का, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का कितना हो गया 32, 4 4 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6। इसका भी कितना हो गया 60 हो गया। तो अप्रोक्सीमेट इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये 58 है और ये आपका 60 है, ये 60 है और ये 58। तो लगभग यूं मान सकता हूं कि 60 के आसपास नजदीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखोगे तो जब क्वथनांक अणुभार लगभग इक्वल चल रहा है, इन दो का तो इक्वल है ही, तो जैसे जैसे अणुभार इक्वल होता जाता है, जिनका अणुभार इक्वल है, तो आपको वहां देखना है कि किसका जो है वो क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। तो उस कंडीशन का एसिटिक अम्ल का कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। तो एसिटिक अम्ल का क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद में एल्कोहल का होगा, प्रोपेनॉल का होगा, और सबसे कम किसका होगा, एक एल्केन का। यहां अपने पास क्या है ब्यूटेन, इसका क्वथनांक सबसे कम होगा। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल लिया जा सकता है। तो ये कब रखना है, ध्यान रखना है कि अपने पास अणुभार क्या होनी चाहिए, समान, सिमिलर होने चाहिए। ये लगभग समान मान सकता हूं। तो फिर भी अगर आप लगभग आप यूं देखिए सर समान नहीं है, या 58 है या 60 है, तो फिर भी अगर आप देखोगे तो ये H बॉन्ड बना लेता है, एल्केन H बॉन्ड नहीं बनाता है, तो भी इसका क्वथनांक है एल्कोहल का ज्यादा होगा और एल्केन का कम होगा। इस आधार पर भी आप इसे दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन इक्वल मान के चलते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है 58 और 60 में। क्लियर। तो ये अपना एग्जाम्पल, इसे आप नोट कर लें। तो ये क्वथनांक का ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिटिक अम्ल, उसके बाद में प्रोपेनॉल का, और सबसे कम हो जाएगा किसका, ब्यूटेन का। इस तरीके से आप किसी को कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया जाए, आप उसे आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन रूल ध्यान रखना है कि अणुभार समान होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखते हैं इसके अंदर क्वथनांक में, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं के बीच, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं के बीच, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं के बीच अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, नोट कर रहा हूं यहां देख लेना, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं के बीच अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, कॉमा एल्कोहलों के अणुओं के बीच, एल्कोहलों के अणुओं के बीच
उपस्थित हाइड्रोजन बंध से, उपस्थित हाइड्रोजन बंध से अधिक मजबूत या प्रबल, अधिक मजबूत या प्रबल होते हैं, अधिक मजबूत या प्रबल होते हैं। क्योंकि क्योंकि अब इसका एक बार यहां लिखना स्टॉप करें, यहां लिखे नहीं पर देखें इसमें अभी इसका रीजन क्या है, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक अम्लों के बीच में हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है, जबकि अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बंध जो है वो अपेक्षाकृत दुर्बल हो सकता है। यानी अल्कोहल का अपेक्षाकृत कम प्रबल है, यानी दुर्बल है, किसके सापेक्ष? कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में। तो अगर देखें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के पास होता है सी डबल बॉन्ड, इसकी स्ट्रक्चर देखें एक बार, ओ और एच, और अल्कोहल की स्ट्रक्चर होती है ओ और एच। ठीक है, यहां अगर आप आर लेना चाहो, यहां आपने आर लिया, तो एक तरफ मेरे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एक तरफ मेरे पास अल्कोहल है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में आप ध्रुवणता देखो, ध्रुवणता किस तरीके से चल रही है, बॉन्ड का विकृतीकरण कैसे चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव किस प्रकार से क्रिएट हो रहा है। तो यहां देखो सी डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोक्सिलिक यौगिक के अंदर सी डबल बॉन्ड हो, आपका कार्बोनिल कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है? ज्यादा। तो पाई बॉन्ड के विस्थानीकरण किधर होगा? इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण ऑक्सीजन की ओर होगा। तो इस पे आता है माइनस, कार्बन पे क्या चलता है? प्लस। अब यहां चूंकि द्विबंधित स्थिति है, और द्विबंध स्थिति है जिसके अंदर जो है वो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर किधर हो रहा है? ऑक्सीजन की ओर हो रहा है। अब द्विबंध मौजूद होने के कारण इनके बीच में क्या हो जाती है? ध्रुवणता के मान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ध्रुवणता से मतलब है प्लस और माइनस बनने की जो प्रायिकता है वो काफी ज्यादा होती है। जबकि इस कंडीशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पे कहीं भी द्विबंध प्रेजेंट नहीं है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण की प्रक्रिया, यानी इस OH बंध के टूटने की जो प्रक्रिया है वो अपेक्षाकृत क्या होती है? कम होती है, स्लो होती है। ये बंध अपेक्षाकृत कम रूप से टूटेगा इसकी तुलना में, यानी ध्रुवणता यहां पे कम क्रिएट होगी। ध्रुवणता बहुत कम है कार्बोक्सिलिक अम्लों के सापेक्ष। इसमें ध्रुवणता ज्यादा क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे द्विबंध है, कि द्विबंध टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो रहा है, इसलिए प्लस और माइनस तेजी से बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्रुवणता की जो संभावना है वो नगण्य है, इसके सापेक्ष ध्रुवणता की संभावना नगण्य हो रही है। तो उस कंडीशन के अंदर इसका व्यवहार कैसा हो जाएगा? इन दोनों के व्यवहार की बात कर रहा हूं, तो इसका व्यवहार हो जाएगा प्रबल अम्लीय, जबकि इसका व्यवहार जो है इसके सापेक्ष क्या होगा? दुर्बल अम्लीय। तो एक रीजन तो ये है। ठीक है, तो जब ध्रुवणता ज्यादा हो गई तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये जो है वो माध्यम में हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा दर्शाएगा। कौन? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्रुवणता जितनी ज्यादा होगी, प्लस माइनस बनेगा, तो ये माध्यम में क्या करेगा? विलयन के अंदर क्या करेगा? हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति क्या दर्शाएगा? अपेक्षाकृत ज्यादा दर्शाएगा। और जितना ज्यादा हाइड्रोजन बंध बनाने की ये प्रवृत्ति दर्शाएगा तो वहां पर इनके क्वथनांक में अपेक्षाकृत क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जो नॉर्मली क्वथनांक अपने को दिखना चाहिए वो नहीं होकर इसके क्वथनांक में अपेक्षाकृत क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो इन शॉर्ट में बात करूं तो यहां पे इसमें प्रबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि यहां पे दुर्बल हाइड्रोजन बंध प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है कि माध्यम में हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा दर्शाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जबकि अल्कोहल हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति कम दर्शाता है। यही मूल रीजन है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक जो है वो अल्कोहलों से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां आगे आप कंटिन्यू जहां मैं बोल रहा था, क्योंकि उसके आगे लिखेंगे क्योंकि अम्ल में, अम्ल यानी कौन? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्योंकि अम्ल में, और इस तरीके से लिखोगे, अम्ल में OH बंध के समीप, OH बंध के समीप, ये दिख रहा है इधर देखो, यहां OH बंध के समीप कौन उपस्थित है? कार्बोनिल समूह। क्योंकि OH बंध के समीप कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, इसलिए अम्ल का OH बंध, इसलिए अम्ल का OH बंध कॉमा अल्कोहल के OH बंध से अधिक, कॉमा अल्कोहल के OH बंध से अधिक ध्रुवीय होता है। इस ध्रुवणता के कारण, इस ध्रुवणता के कारण
कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन पर इस ध्रुवणता के कारण कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन पर क्या आ रहा है? देखो, कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश आ रहा है। कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन पर ऋणावेश उपस्थित हो जाता है। ऋणावेश उपस्थित हो जाता है। अतः यह ऋणावेशित ऑक्सीजन अन्य अम्ल अणु के धनावेशित हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करती है। धनावेशित हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करती है। इसी कारण कार्बोक्सिलिक अम्लों के अणु वाष्प अवस्था में भी संगुणित, यहां देख लेना, संगुणित का अर्थ होता है जुड़ना, एक दूसरे से जुड़े हुए, किसके द्वारा? हाइड्रोजन बंध के द्वारा। वाष्प अवस्था में भी संगुणित रहते हैं, जिसे निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है। यानी इनमें संगुणन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, आप इसे किस प्रकार से समझाओगे? तो यहां कह रहे हैं कि वाष्प अवस्था में भी क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि इनके बीच में जो है वो हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता क्या हो जाती है? प्रायिकता ज्यादा हो जाती है। जो कार्बोनिल समूह में क्या होती है? ध्रुवणता के कारण, प्लस माइनस बनने के कारण ध्रुवणता बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसे किस प्रकार से समझाएंगे, किस प्रकार संगुणित होता है? तो उसके लिए एग्जाम्पल ले लिया मैंने, जैसे एक कंपाउंड है CH3, एसिटिक अम्ल की बात करें, CH3, C डबल बॉन्ड O और H, ये मेरे पास एसिटिक अम्ल का एक अणु है। अब ये क्या करता है माध्यम के अंदर, जैसे आप इसे माध्यम में लेकर जाते हो तो एसिटिक अम्ल के अणुओं के बीच में, अभी ऊपर अपन ने देख लिया कि OH समूह जो है वो कार्बोनिल यौगिक से जुड़ा हुआ होता है और इसमें ध्रुवणता होती है, और ध्रुवणता होने के कारण ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है? ऋणावेशित। अब थ्योरी में देखो कि ये जो अणु है वो अपने ही जैसे अम्ल, एक अम्ल और है SI, CH3, C डबल बॉन्ड O और ये ले लिया मैंने OH, अपने ही जैसे दूसरा अम्लीय अणु है। इस अम्लीय अणु के साथ माध्यम में क्या बना लेगा? वो हाइड्रोजन बंध बना लेगा। हाइड्रोजन बंध क्यों बना? क्योंकि जब पाई बॉन्ड का विस्थानीकरण हुआ तो देखो यहां इस ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है? माइनस, कार्बन पे क्या जा रहा है? प्लस। ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रॉन यहां से, कार्बन से इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन किससे लेगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस का। तो इस ऑक्सीजन पे माइनस है, इस हाइड्रोजन पे क्या है? प्लस है। तो ये माइनस क्या करती है? अपने ही जैसे दूसरे अम्ल से क्रिया करती है। ये ऑक्सीजन अपने ही जैसे दूसरे अम्ल से क्रिया करेगी तो इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेगा। माइनस और प्लस आ गया, ये प्लस है तो ये क्या है? माइनस है, तो इसका माइनस और इसका प्लस आपस में बंध बना लेगा। तो ये जो बंध हो गया, तो ये इस बंध के द्वारा आपस में क्या हो रहे हैं? दोनों अणु जुड़ रहे हैं। तो ये जो जुड़ने की प्रक्रिया है, दो अणुओं के जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है संगुणन। तो ये किसकी वजह से हुआ? H बंध की वजह से, हाइड्रोजन बंध के कारण। हाइड्रोजन बंध के कारण ये प्रक्रिया क्या हो गई? संगुणित हो गई। ये संगुणित अणु का निर्माण हो गया। इस प्रक्रिया को कहते हैं संगुणन या द्विलक का निर्माण। दो अणु जुड़ गए। द्विलक का अर्थ होता है दो अणुओं का जुड़ना। संगुणित होकर द्विलक का निर्माण कर लिया। तो जब इनका अणुभार, अभी पीछे देखा था अभी क्वेश्चनांक में कि एक एसिटिक अम्ल का अणुभार कितना आ रहा है? 60। तो अब यहां देखो ऐसा ही एक अणु आके और जुड़ गया तो इसका अणुभार में क्या हो गई? वृद्धि, जस्ट डबल हो गया। तो इसका अणुभार 60 ना मिलकर क्या होता है? 120। भाई एक मोलिक्यूल का अणुभार कितना है? 60, तो 60 इसका होगा। तो दोनों आपस में जुड़ गए तो टोटल जो है वो अणुभार कितना हो जाएगा इनका? 120, 120। तो इस तरीके से इनके अणुभार में भी वृद्धि हो जाती है, तो इनके क्वथनांक में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो इसे द्विलिक निर्माण कहते हैं या संगुणन की प्रक्रिया कहते हैं। तो उसका कारण पूछा जाए तो अभी ऊपर जो मैंने थ्योरी में लिखा है वो उसका कारण है, प्लस ये इसका एक डायग्राम एग्जाम्पल है जिसे इसे आसानी से समझाया जा सकता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे नीचे लिखो, उदाहरण के लिए या जैसे एसिटिक
अम्ल में इसके दो अणु, एसिटिक अम्ल में इसके दो अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित होकर द्विलक का निर्माण करते हैं। जैसे, और ये एग्जांपल, ये डायग्राम ध्यान रखना, डायग्राम पूछा जाता है कि एसिटिक अम्ल की द्विलक संरचना दीजिए, या एसिटिक अम्ल में या कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो है वो संगुणन की प्रक्रिया को समझाइए या उसमें उदाहरण द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये डायग्राम याद रखना है। सीधा भी आ जाता है कि एसिटिक अम्ल में एसिटिक अम्ल की द्विलक संरचना दीजिए या संगुणित संरचना दीजिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो केवल डायग्राम पूछा हुआ है। क्वेश्चन देकर रीजन पूछा जा सकता है कि ये द्विलक बनाता है, संगुणित होता है, क्यों होता है, तो जो ऊपर वाला पैराग्राफ था आप वो उसके आंसर के रूप में देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसमें द्विलक की संरचना या संगुणन संरचना। नेक्स्ट अप टू अगली प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो अगला हिस्सा अपने पास वो है नंबर 5, गलनांक। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये 2 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। यहाँ 3 है यहाँ पे जो अपन पीछे डिस्कस कर चुके हैं, विलयता के बारे में। आज हो गया ये क्वथनांक और नेक्स्ट अप टू है अपना गलनांक। तो क्वथनांक और गलनांक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो इन दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ें आप। गलनांक की बात करें तो देखो, गलनांक जो होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का वो बड़ा चेंजेबल होता है, नियमित परिवर्तन भी दर्शाता है और अनियमित परिवर्तन भी दर्शाता है। ठीक है, अब कैसे इसको समझें, तो इसका एक बहुत शॉर्ट मेथड बताता हूं जो अपन मैथमेटिक्स में चलेंगे उसके लिए, और कुछ एग्जांपल्स की भी अपने को आवश्यकता होगी। तो पहले लिखे नहीं, पहले मैं समझा रहा हूं, आप उस चीज को समझ लें, उसके बाद में आपको मैं अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको लिखाऊंगा, सरल भाषा के रूप में आप उसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं इसके अंदर देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को मैथमेटिक्स इस तरीके से जोड़ा जाएगा कि मैथमेटिक्स में अपने 2 हिस्से आते हैं, एक आती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। एक तो होता है इवन नंबर, एक होता है अपने पास ओड नंबर। तो एक तो सम यानी इवन नंबर है और एक है विषम, सम और विषम। अब सम और विषम का ध्यान रखना है, यही एक आसान है इसमें जहां से अपन क्वेश्चन को आसानी से इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, तो मेरे पास जैसे एक यौगिक है, मैंने यहां ले लिया आपको जो पेंटेनोइक अम्ल ले लिया, पेंटेनोइक अम्ल जैसे CH3 है, CH2 है, CH3, CH3, CH2, CH2, CH2 और COOH। ये क्या है मेरे पास, पेंटेनोइक अम्ल। एक मैंने ले लिया वो ले लिया ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, ये ले लिया मैंने CH3, CH2, CH2 और COOH। अब क्वेश्चन ये है कि पेंटेनोइक अम्ल है आपके पास, ब्यूटेनोइक अम्ल है, इन दोनों में से जो है वो किसका गलनांक ज्यादा है, सिंपली ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, दोनों ही कार्बोक्सिलिक अम्ल है, बात गलनांक की हो रही है, तो इन दोनों में से किसका गलनांक ज्यादा होगा। अब यहां जो है जब ऐसी कंडीशन आ जाए, तुलना करवा दी जाए, तो आपको क्या देखना है वो चीज देखो, नोट करो यहां कि यहां आपको अब क्या चीज देखनी है, सम और विषम हिस्सा देखना है कि सम संख्या में कार्बन किसके पास है, विषम संख्या में कार्बन किसके पास मौजूद है। अब जिसके पास, अब इसको यहां इस तरीके समझो, जिसके पास सम संख्या में, अब ये एक नियम है कि जिसके पास सम संख्या में कार्बन उपस्थित है उसका गलनांक हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसके पास विषम संख्या में कार्बन प्रेजेंट है उसका गलनांक हमेशा क्या होगा, अपेक्षाकृत कम होता है। ये तो रूल है, एक नियम है पहचानने का। सम संख्या वाले जिनके पास सम संख्या में कार्बन है, देखो 1 2 3 और 4 सम संख्या में कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक है, ये सम है, सम कार्बन। और इसके पास देखो 1 2 3 4 और 5 क्या है, विषम संख्या है, ये है विषम कार्बन वाला। इसमें सम कार्बन है, इसके अंदर सॉरी इसमें सम कार्बन है, इसमें विषम कार्बन है। तो जिसमें सम कार्बन है उसका गलनांक ज्यादा होता है, जिसका विषम गलनांक है उसका गलनांक अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है। अब ऐसा क्यों हुआ उस रीजन को देखें। तो देखो ये 2 एग्जाम्पल दिए हुए, इनको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, किस तरीके से लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं, जैसे ये वाला ब्यूटेनोइक अम्ल, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि आपने यहां से शुरू किया CH3,
ठीक है, CH3, उसके बाद में क्या आ रहा है CH2, CH2, ठीक है, उसके बाद में क्या आ रहा है फिर से CH2, फिर ले लिया मैंने CH2, और फिर क्या आ रहा है COOH। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अब ले रहा हूं मैं विषम संख्या वाले को, पेंटेनोइक अम्ल के, इसको ले रहा हूं, तो इसको लेगा तो कहां से शुरू है CH3 से, ये ले लिया मैंने CH3, फिर इसके बाद में क्या आ रहा है CH2, ये ले लिया CH2, फिर क्या आ रहा है CH2, इसको ले लिया CH2, फिर क्या आ रहा है CH2, फिर आ रहा है CH2, और फिर क्या आ रहा है COOH, फिर जा रहा है COOH। ये हो गया पेंटेनोइक अम्ल। अब आप इन दोनों को देखो, दोनों को देखकर निष्कर्ष निकालो, कुछ दिख रहा है डिफरेंस, कुछ अंतर दिख रहा है। अंतर कहाँ है? अंतर है कार्बोक्सिलिक अम्ल की पोजीशन देखो, एक तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और यहां दिया हुआ है मैथिल समूह। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और मैथिल समूह एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, विपरीत है। ये अगर इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में, दोनों की कंडीशंस क्या हो गई, यानी इस पेन की तरह है, पेन की नोक इधर है, ये इस तरीके से है, COOH समूह यहां जुड़ा हुआ है और CH3 समूह यहां जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के अपोजिट है। यहां देखो, यहां आपने इस जगह ये वाला CH3 समूह नीचे की ओर है और COOH समूह भी क्या है, नीचे की ओर है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक ही तरफ है, ये इधर है, ये भी इधर है, दोनों डायरेक्शन एक तरफ है। तो विषम संख्या में क्या है, विषम संख्या में जब डायरेक्शन अलग अलग है तो जब भी इनके क्रिस्टल बनाए जाएंगे, ध्यान से सुनना, जब भी इनके क्रिस्टल बनेंगे या क्रिस्टली ज्यामिति में आप इनको व्यवस्थित करोगे, अणुओं को पास पास लाओगे, तो ये जो सम संख्या वाले अणु हैं, ये सम संख्या वाले अणु बहुत मजबूत क्रिस्टल बनाते हैं, क्योंकि जब इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो इनके बीच में क्या है कि दूरी ज्यादा है, और दूरी ज्यादा है तो ये क्रिस्टल के अंदर बहुत आसानी से फिट होंगी इनके बीच में। जैसे ये हाथ है, एक तो इस रूप में है, इस रूप में है, ठीक है, और एक इस रूप में है, तो मैंने प्रबलता कहाँ होगी, यहां देखो अंगूठों के बीच में, यहाँ ये जो दो जगह दी हुई है, यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से गैप होगा, दिख रहा है दोनों अंगूठों को जोड़ने पर बीच में क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है। आप यहाँ पेन डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, पत्थर डाल सकते हो, निकल जाएगा, स्पेस है, तो यहाँ बंद की मजबूती कम होगी, इसको तोड़ना आसान है। लेकिन अगर ये व्यवस्था है, यहाँ इस जगह इस तरीके की व्यवस्था है, तो इस तरीके की व्यवस्था है तो ये परत के ऊपर परत आसानी से जमा होती है, बीच में गैप जो है वो परतों के बहुत कम होता है, तो गैप कम है, परतीय व्यवस्था मजबूत है, तो इस को तोड़ना अपेक्षाकृत कठिन होता है। तो यहां जो है वो सम संख्या वाले कंपाउंड का गलनांक ज्यादा होता है, विषम संख्या वालों के बीच में क्या होता है, गे बन जाता है, ऐसे इस तरीके से गे बन जाता है, जैसे दोनों अंगूठों के बीच में गेप है, तो यहाँ दोनों सिरे एक ही दिशा में हैं, तो क्रिस्टलीय व्यवस्था मजबूत नहीं बन पाती है, परतीय व्यवस्था परत मजबूत नहीं बन पाती, उनके बीच में स्पेस होता है, और स्पेस हो जाएगा तो वो आसानी से टूट जाएगा, इस वजह से इनके गलनांक में क्या होती है, कमी होती है। तो ये अपना रफ आइडिया है समझने का। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि सम संख्या वाले में कार्बोक्सिलिक समूह और मैथिल समूह एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इसलिए जब भी क्रिस्टलीय अणु की व्यवस्था की जाती है और परतीय व्यवस्था बनाई जाती है, तो इस व्यवस्था में, सम संख्या वाले में व्यवस्था में परतों के बीच में मध्य दूरी नगण्य होती है, इसलिए इनका गलनांक क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन विषम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक जो यौगिक हैं, इनके बीच में कार्बोक्सिलिक अम्ल और मैथिल समूह एक ही दिशा में होते हैं, इस वजह से इनके बीच में क्रिस्टलीय अणुओं की जो व्यवस्था होती है, ज्यामितीय व्यवस्था होती है, वो नियमित नहीं होती है, उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, और रिक्त स्थान होगा तो उनके गलनांक में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसलिए विषम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का गलनांक कम और सम संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का गलनांक क्या होता है, अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। ठीक है, ये इसका रीजन है। तो कारण पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है कि ब्यूटेनोइक अम्ल का गलनांक पेंटेनोइक अम्ल से अधिक होता है, लेकिन क्वथनांक की बात करोगे तो क्वथनांक में उल्टा हो जाता है कि क्वथनांक जो है वो इनका ज्यादा है, किसका, पेंटेनोइक अम्ल का ज्यादा है, जबकि ब्यूटेनोइक अम्ल का अपेक्षाकृत कम होता है, ऐसा दे दिया जाता है क्वेश्चन इस तरीके से रिवर्स, तो अपोजिट हो गया। तो आपको रीजन ध्यान रखना है, विथ रीजन, मेन रीजन क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गलनांक के लिए इस तरीके से याद रखोगे, सम और विषम से याद रखोगे कि दोनों समूह विपरीत हैं और विषम के अंदर दोनों समूह सेम है, तो विषम का गलनांक कम और सम का गलनांक ज्यादा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगली हेडिंग डालोगे गलनांक, और उसमें पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखोगे, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें सम संख्या में कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं,
सम संख्या में कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, उनके गलनांक का मान अधिकतम होता है। उनके गलनांक का मान अधिकतम होता है। जबकि ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु जिनमें विषम संख्या में कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, उनके गलनांक का मान अपेक्षाकृत कम होता है। क्योंकि विषम संख्या में कार्बन परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिल समूह यानी COOH कार्बोक्सिल समूह व सिरे पर स्थित मैथिल समूह एक ही दिशा में होते हैं। जैसे और ये एग्जाम्पल जहां मैंने टिक किया, मार्क कर रहा हूं, ये जहां मेरी अंगुली रखी हुई, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल पेंटेनोइक अम्ल वाला है, ये बनाना है। जैसे ये पेंटेनोइक अम्ल वाला एग्जाम्पल बनाओ इसके नीचे। जैसे ये पेंटेनोइक अम्ल, इसका एग्जाम्पल के नीचे। अतः क्रिस्टल जालक में ये अणु व्यवस्थित रूप से समायोजित नहीं हो पाते हैं। वह इनके अणुओं के बीच अंतर आणविक बल दुर्बल होते हैं। अतः इनके गलनांक भी कम होते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखना है। इसके विपरीत वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें सम संख्या में कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, उनमें कार्बोक्सिल समूह एवं कार्बोक्सिल का मतलब COOH, उनमें कार्बोक्सिल समूह एवं सिरे का मैथिल समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में उपस्थित होते हैं।
अतः ये क्रिस्टल जालक में उचित रूप से समायोजित हो जाते हैं। उचित रूप से समायोजित हो जाते हैं तथा इनके अणुओं के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होते हैं। अतः इनके गलनांक भी उच्चतम होते हैं। जैसे, और ये एग्जांपल बनाओगे जो शेष अपने पास बचा है, CH3 CH2 CH2 COOH, ये वाला सम संख्या में ब्यूटेनोइक अम्ल का बन गया। इसके नीचे लिखो, अतः गलनांक का क्रम। तो किसका गलनांक ज्यादा हो गया? इसका गलनांक ज्यादा है। ये गोले बनाने की आवश्यकता नहीं है, समझना, लेकिन ये है कि समझाया मैंने। तो यहां गलनांक का क्रम हो जाएगा ये वाला। ये तो है आपका ब्यूटेनोइक अम्ल, और ये हो जाएगा आपका पेंटेनोइक अम्ल। तो ब्यूटेनोइक अम्ल का जो है वो गलनांक ज्यादा है, और पेंटेनोइक अम्ल का जो गलनांक है वो अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि ये सम संख्या में कार्बन रखता है, ये भी सम संख्या में कार्बन रखता है। इसमें कार्बोक्सिल समूह और मैथिल समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। इनमें कार्बोक्सिल समूह और मैथिल समूह एक दूसरे के एक ही दिशा में है। तो यहाँ पे जो है वो सम संख्या में अंतराण्विक बल मजबूत होता है, जबकि विषम संख्या में अंतराण्विक बल मजबूत कम होता है, यानी दुर्बल होता है। क्योंकि यहाँ सम संख्या में जो है वो अंतराण्विक दूरी पड़ती व्यवस्था उचित होती है, सुव्यवस्थित होती है, जबकि यहाँ पे व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं होती है। विषम संख्या में अणुओं के बीच में गैप होता है, सम संख्या में अणुओं के बीच में गैप नहीं होता है। इस वजह से सम संख्या का गलनांक ज्यादा है और विषम संख्या का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो अपने पास ये गलनांक की प्रॉपर्टीज। तो यहाँ तीन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, तीन सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। एक तो विलेयता का क्वेश्चन आता है, एक क्वथनांक का होता है, एक गलनांक का होता है। तो विलेयता अपना पिछले लेक्चर में हो चुका, और दो यहाँ हो चुके, क्वथनांक और गलनांक। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है, क्वथनांक पूछा है, गलनांक पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। एक क्वेश्चन का ध्यान रखना है वो कि एसिटिक अम्ल में द्विलक कैसे बनता है। द्विलक संरचना भी बनाई थी ना, अणुभार 60 से कितना हो गया 120, या यूं कहें उसमें संगुणित संरचना कैसे बनती है उसका भी ध्यान रखना, कि वो संरचना पूछ ली जाती है, कभी कभार पूछा हुआ बोर्ड के अंदर, पूछा हुआ एग्जाम में, ये संगुणित संरचना दीजिए या द्विलक संरचना दीजिए, इस तरीके से। तो इस तरीके से अपने पास ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म जो थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं देखी जाएंगी। तो अप्रोक्सीमेट अपने पास अब 2 लेक्चर का काम बचा है, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी 2 लेक्चर के अंदर। फिर उसके बाद में इसकी कुछ विशेष इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी, जैसे अम्लीय नेचर के बारे में, जहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि 3 लेक्चर के अंदर इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को कंप्लीट कर दिया जाए। तो नेक्स्ट अगले लेक्चर को पढ़ने से पहले, शुरू होने से पहले, आप पीछे का एक बार इसको रिवाइज कर लें, ताकि आगे का जो पोर्शन है आपको इजीली समझ में आए।